पहला हम लोग का आज का चैप्टर क्या है? बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब बालकृष्ण भट्ट के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 23 जून 1844। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 23 जून 1800। निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1844 में जन्म हुआ था और 1914 में निधन हुआ था। मिट्टी मिला था। अच्छा, 1914 में निधन यानी कि मृत्यु। अच्छा, मृत्यु बोली है, ठीक है। 23 जून को जन्म हुआ था, ठीक है। हैप्पी बर्थडे कब था इनका? 23 जून को। 20 जुलाई को राम नाम, ठीक है। 20 जुलाई को निधन। 23 जून को हैप्पी बर्थडे, अब 20 जुलाई को ठीक है, याद रखिएगा। 1844 में जन्म हुआ था और निधन। बार बार याद इसलिए करा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में आएगा। अभी ऑब्जेक्टिव आप लोग से पूछेंगे। निवास स्थान इलाहाबाद में, जो कि वर्तमान नाम अब चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। इनकी माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। एक व्यापारी थे। क्या थे? क्वेश्चन आएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी, ठीक है। मां ने पढ़ाई के प्रति रुचि एवं लालसा जगाई, यानी कि बालकृष्ण भट्ट को पढ़ाई में जो रुचि है, लालसा है, उसको जगाने वाली कौन थी? माँ। माँ ने पढ़ने के लिए प्रेरित किया उनको। आगे देखिए, शिक्षा की बात करें तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। शुरू में संस्कृत का अध्ययन किए। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। इनकी वृत्तियों की बात करें तो 1869 में मिशन स्कूल में पढ़ाना आरंभ किया। शुरू में जो व्यवसाय अपना किए वो 1869 में मिशन स्कूल में एक टीचर के रूप में पढ़ाना स्टार्ट किए। 1875 तक पढ़ाए। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत पढ़ाए, ठीक है। देख लीजिए, 1869 में पढ़ाना स्टार्ट किए थे। किस स्कूल से? मिशन स्कूल से। 1875 तक पढ़ाए उसमें। उसके बाद कहाँ चले गए? तो 1885 में CAB स्कूल में, ठीक है, संस्कृत पढ़ाने गए। 1888 ईस्वी में प्रयाग के काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापक बन गए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, ठीक है। गुस्सैल होंगे, थोड़ा सा कड़ाई ज्यादा करते होंगे, इस कारण से उनको अपना नौकरी छोड़ना पड़ा। और उसके बाद क्या किए? तो उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए, ठीक है, लिखना, ठीक है, लेखक बन गए। आगे देखिए, पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार संभाले, ठीक है। पैतृक व्यापार यानी कि जो पिता का व्यापार था वो संभाले, लेकिन क्या हुआ आगे कि गृह कलेश से पैतृक घर छोड़ दिया। घर में जब कलेश हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ, तो पिता का घर क्या कर दिए? छोड़ दिए। एवं काफी आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे, ठीक है। आगे देखिए लोग, आगे बालकृष्ण भट्ट थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। कब? 1877 में क्या निकालना स्टार्ट किए? तो हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र निकालना। मासिक पत्र क्या होता है? साप्ताहिक पत्र होता है, जो सप्ताह में एक दिन आता है। मैगजीन 7 दिन में एक दिन आएगा, किसी दिन आ जाए, ठीक है। मासिक पत्र उसी तरीके से होता है, महीना में निकलता है। तो कौन सा मासिक पत्र निकाले? हिंदी प्रदीप्त। कब? 1877। याद रखिएगा लोग, 1877, ठीक है। आगे देखिए, 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की, ठीक है। इनका जो लाला श्रीनिवास का संयोगिता स्वयंवर था उसका आलोचना किए, बुराई किए, ठीक है। तो देखिए, आता है क्वेश्चन एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है? तो बहुत बच्चा बालकृष्ण भट्ट लगा देता है। नहीं, कौन थे? श्रीनिवास दास का था ये, ठीक है। अब देखिए, इनकी रचनाओं में यहाँ पे आप लोग को याद करना होगा, इनका जो उपन्यास था, कुछ उपन्यास लिखे थे, उसमें रहस्य कथा,
रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब इनके उपन्यास थे। याद रखिएगा, आ जाएगा कि नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है, लेखक का 3-4 गो नाम दे देगा, किसका है, बाल कृष्ण भट्ट का। ठीक है, आ जाएगा हमारी घड़ी, किसका उपन्यास है, बाल कृष्ण भट्ट का। नाटक देखिए, इनके द्वारा कुछ नाटक भी लिखा गया, जैसे में पद्मावती, किरात जुनिये, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल, दमयंती और या दमयंती इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या है नाटक में, स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, भारतवर्ष और कली, 2 दुर्देशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल। ये याद रखिएगा, रेल का विकट खेल किसका नाटक है, तो बाल कृष्ण भट्ट का। बाल विवाह आदि, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। प्रहंसन की बात करें तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना, आ जाता है कि जैसा काम वैसा परिणाम किसका प्रहंसन है, बाल कृष्ण भट्ट का। आगे यहाँ पे क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे। बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य का एडिशन किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। इसके अलावा स्टील भी बोले थे वो, अंग्रेजी साहित्य का एडिशन है, स्टील है, इसकी श्रेणी में बाल कृष्ण भट्ट को किसने रखा, रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा, शुक्ला जी अपने शुक्ले थे, इनको स्टील बना दिए, एडिशन बना दिए। ठीक है, तो हिंदी साहित्य आ जाएगा कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो किसको कहा जाता है, बाल कृष्ण भट्ट को। आगे देखिए, इनके द्वारा 1000 के आसपास निबंध है, जिसमें से 100 के आसपास बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला से एक निबंध संग्रह 2 खंडों में प्रकाशित है। यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है, तो 2। ठीक है, आगे है बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग तथा आधुनिक काल के रचनाकार थे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, भारतेंदु युग के। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, भारतेंदु युग, और किस काल के, आधुनिक काल। याद रखिएगा, अगर युग आ जाए तो भारतेंदु युग और काल आ जाए तो। आगे देखिए, आगे है आचार्य, ये तो हो गया है निबंध का। अब देखिए इस चैप्टर का सारांश, इस चैप्टर का सारांश क्या होता है, उस चैप्टर के बारे में कम शब्दों में, जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है वैसे ही इसका सारांश होता है किसी भी कहानी का। तो यहाँ पे क्या है, सारांश लिखने के लिए कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। लेखक ने ईश्वर का वरदान किसे बताया है, वाक्य शक्ति को। वरदान यानी कि गिफ्ट बोले हैं कि मनुष्य को ये दिया हुआ ईश्वर के द्वारा क्या है, एक वरदान है। ठीक है, जो कि केवल मनुष्य के पास ही है। जितने भी यहाँ सजीव है उसमें केवल मनुष्य के पास ही बोलने की शैली है, जो कि मनुष्य को जानवरों से अलग बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक्य शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है, अगर वाक्य शक्ति नहीं होता, बोल नहीं पाते, तो क्या करते, रोते, जैसे कुत्ता को मारा जाता है देखते हो सब, तो क्या करता है, काय 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 काय, ठंडा में मारा जाता था, और काय काय कुछ देर तक ले, आपको मारा जाएगा तो गरियाइएगा, नतिया के बेटा, डॉट 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 डॉट, क्या वो बेचारा गरियाता है लेकिन बोल नहीं पाता है, क्योंकि वाक्य शक्ति तो हम लोग के पास है, मनुष्य के पास है। ठीक है, गूंगी सृष्टि का क्या होता है, बंदर को देखो, सब ज्यादा किसी आता था पता है ना, ज्यादा प्यार मोहब्बत दिखाना होता है तो उसका ढील चुनता है, उसका ढील चुनता है, क्या ज्यादा इधर उधर कहते एक थापा बस। तो वैसे ही अगर मनुष्य के पास अगर वाक्य शक्ति नहीं होती तो सृष्टि क्या हो जाता है, गूंगी हो जाता है। आगे देखिए,
लोग अवाक होने के कारण किसी कोने में बैठे रहते, अपना सुख दुख ना किसी से कह पाते और ना किसी का सुन पाते। ठीक है, आगे देखिए, वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। अब आप लोग के बाबा परबाबा चाहे पापा गांव में रह गए हैं, उनको शहर में ले जाके आप लोग रख दीजिए, देखिएगा यहाँ पे स्वस्थ है, वहां पे 10 गो रोग से ग्रसित हो जाएंगे। क्या है, तो समाज में आते थे, गांव में 4 गो आदमी से बोलते थे, घर में बैठे बैठे पागल जैसा हो गए हैं। इसीलिए गार्जियन को याद रखिएगा, कितना भी आप लोग कलेक्टर बन जाइएगा, लेकिन अगर पिता माँ बाप अगर गांव से जुड़ा हुआ है, वो शहर के बंद कमरों में नहीं रहना चाहता है, तो कोशिश करिएगा कि उनको घर ही पे रखे। ठीक है, बहुत लोग शहर में लाख रुपए का महीना कमा रहा है, अब माँ बाप लाचार हुआ तो उसको सीधा बुला लेता है। गार्जियन अगर जीना 10 साल है तो जिएगा 5 साल, 2 साल जिएगा। ठीक है, तो हम लोग तो अपना जो ख्वाहिश होता है, अगर हम लोग अगर अभी भेज दिया जाएगा पटना चाहे छपरा, तो बहुत लोग वापस चले आएंगे 4 दिन के बाद। क्या है, मन नहीं लग रहा है, रूम में पड़े पड़े होता है प्रॉब्लम। हम भी गए हैं पटना, हम भी गए हैं बाहर, मन करता है कि कब गांव में भाग के चले। भले ही यहाँ घर में ही रहेंगे, लेकिन अलग सुकून रहेगा। घर में मम्मी से बतियाएंगे, भैया से बतियाएंगे, घर खाएंगे तो 10 मिनट दोस्त सबके साथ घूमेंगे, लेकिन वहां तो वो सब नहीं मिलेगा। तो वही चीज होता है, जैसे जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने पहनावा और हवा जरूरी है, वैसे ही जिंदगी में बातचीत भी आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। ठीक है, अब उधर आया कि आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो दूसरे नंबर पे व्यस्त है। ला, ठीक है ठीक है, मेरा फोन इग्नोर हो रहा है, ठीक है, 4 दिन तक मैं नंबर ब्लॉक कर दिया। बिजी है इतना रात के बिजी है, एगो हम ही करते हैं, ये बिजी है तो है कहा। 4 दिन तक ले मुंह फुलाया है, मवाद धुआं जमा हो गया मन में। 5वें दिन जब बातचीत हुआ तब मालूम चला कि उस दिन उसके नाना का तबीयत खराब था, सीरियस था। अब मम्मी मौसी से बात कर रही थी, तब होगा क्या, ठीक है मौसी ये न थी, मौसा नहीं न थे। ठीक है, तो जो कुछ मवाद या धुआं था मन से बाहर निकल गया। कैसे, बातचीत के जरिए। अब मान लीजिए कि सुधीर अपने घर पे हमको इनवाइट करे, इनका बर्थडे हो, तो अब प्रकाश सर नहीं गए, तो मन में इनको मास्टर बड़का टीचर होगा लगा था, गरखा में पढ़ाता था, इतना बड़का समय नहीं मिला है, होगा ना मन में जी। लेकिन मिलेंगे सुधीर जी कल, तो कल बोल देंगे कि हाँ जी ऐसा ऐसा जरूरी काम आ गया है, नहीं थी। इनके मन का मवाद या धुआं निकल जाएगा। कब, जब बातचीत होगा तब। तो वही बोला जा रहा है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिसको बातचीत की लत पड़ जाती है तो वे अपना खाना पीना छोड़कर भी बातचीत में लगे रहते हैं। देखिए गांव में कुछ लोग होता है, और खाना पीना छोड़ो, घर से चाय पी के निकलेगा, चाहे वो नहीं पी के निकलेगा, सुबह सुबह मुंह धो के निकल जाएगा, और 4 घर के जब तक चाय नहीं पिएगा ना, 4 घर के तेला बेला इधर उधर नहीं करेगा, तब तक उसका खाना पचबे नहीं करेगा। क्या, हाँ चाची के पास जाएगा, ये चाची बताई तो रहुआ कितना अच्छा स्वभाव बा कि रहुआ अपन काम करत रहनी, कोई के फेरा में नहीं रहनी, और लोग रहुआ बारे में काथी काथी बोलत रहला। हाँ बउआ का करबा, बोले दहू जन बोलता ओकर, हाँ वैसे ऐसे बोलत रही, जाए दहू कर तो काम में है। अब यहाँ से चाय पी के निकला, कुछ देर बाद वो घर जाएगा, ऐसे बताई तो रहुआ बारे में कहत रही कि ऊपर तो काम में बोले के ऐसे वैसे बोल लिया उसे। अब वो 4 गो बात उसको, अब 10 गो बात इकट्ठा कर लिया, तीसरे चौथे घर जाएगा, वहां पे वो सुनाएगा। जब तक डेली अगर ऐसा काम नहीं करेगा ना, खाना नहीं पचेगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग के पास कुछ कुछ औरत होती है जो कि सुबह सुबह 4 गो घर नहीं घूमेगी ना, अच्छा वो घर कौन सब्जी बनता कौन अथी बनता, जब तक नहीं होगा तब तक ले वो अपने घर पे चूल्हा जोड़बे नहीं करेगी। और सब देखना, सब कटोरे कटोरे 2-4 गो घर से सब्जी भी इकट्ठा कर लेती है, करते हैं लोग ना। तो वही चीज है, क्या बोला गया कि बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत की लत पड़ जाती है तो वे अपना खाना पीना छोड़कर भी
बातचीत में लगे रहते हैं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता है। कोई आदमी देखने में अच्छा लगेगा लेकिन उसका बोली देखना से, कोई आदमी देखने में गुंडा जैसा लगेगा लेकिन वो बातचीत करता है तो इतना अच्छा लगता है। तो वही चीज बोले थे, कौन बोले थे? वेन जॉनसन थे। वेन जॉनसन बोलते थे कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। वेन जॉनसन क्या कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। प्रकाश सर के पास नहीं जा रहे हैं, दूर से देख के डरा जा रहे हैं प्रकाश सर को, ठीक है, तो नहीं मालूम चलेगा कि क्या है, ठीक है, जब तक उनसे पढ़ेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे। तो वेन जॉनसन का क्या कहना था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए यहाँ पे वेन जॉनसन क्या कहे? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एक एडिसन थे, एडिसन का मत था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। अभी इसी का बतियाएगी सब आपस में, तो लोग बतिया रही है सब, ठीक है, जैसा ही देख लेगी प्रकाश सब देख रहा है, सुन रहा है, बातें चेंज कर देगा। असल बातचीत क्या होता है? दो व्यक्तियों में ही होता है, ठीक है, क्योंकि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह बात कोसों दूर चली जाती है, ठीक है। भैया भाभी बतिया रहा है, टपक गए, देवर टपक गए, चाहे ननद जाके वहां टपक गई, तो लोग बात चेंज कर देगा लोग, ठीक है, भगाएगा लोग नहीं, लेकिन बात का चेंज हो जाएगा। कहा जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कान मतलब समझ गए सर? 3 व्यक्ति। अब सुधीर को कहे कि सुधीर इधर आओ, नोट्सो हम तुमको ना 10 रुपए सस्ते में दे देंगे, ठीक है, लेकिन किसी से कहना मत, तुम्हारे लिए खाली, ठीक है। अब सुधीर क्या किए? किसी सुधीराइन को बता दिए, ठीक है, तो 2 कान और 2 कान 4 कान, और 6ठा कान में जैसा ही पड़ा, अब सुधीराइन का कि अपने किसी बेस्टी को बता दी। अब वो बेस्टी अपने बेस्टा को बता दिया। अब कान फैलते जा रहा है। ए प्रकाश सर तो 100 रुपए के है, 90 रुपए में सुधीर को दे रहे हैं। बात फैल गया कि नहीं? 4 क्या बोला गया कि जब 3 हुए तब वह बात क्या होती है? कोसों दूर हो जाती है। और कहा जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 4 से अधिक लोगों की बातचीत राम रमोल कहलाती है। कितने लोगों से अधिक बातचीत राम रमोल कहलाता है? तो 4 से अधिक लोगों की बातचीत राम रमोल कहलाता है। आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर, ठीक है, बातचीत का हुनर, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट मतलब क्या? आर्ट मतलब कला, और ऑफ कन्वर्सेशन बतियाने का कला क्या है? यूरोप के लोगों में बहुत अच्छा होता है। इसके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनमें बातचीत करने का क्या होता है? खूब हुनर होता है। यहाँ पे भिड़ा के रेत देगा, कब रेत देगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होता है कि जो आपका कमी बेसी है, चाहे बुराई है, वो आपके मुंह पर डायरेक्ट बोलेगा, तो वो इंसान अच्छा है। और जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है ना आपके मुंह पर, तो सोच लीजिएगा कि एकदम मुंह पर हमको लेड़ के पेड़ पर चढ़ाने वाला काम कर रहा है। ऊपर चढ़ेंगे ना तो करकरा के नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो कोई खूब बड़ाई अगर आपको कर रहा है तो समझ जाइए कि पोटने के चक्कर में लगा हुआ है, कुछ जरूर उसका मतलब है, तभी इतना नून तेल लगा रहा है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में हो गया ये, इनके प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बातचीत भी कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है खुद से। ऐसा नहीं कि हाँ हमको काम पर रहा है तब सखी से पूछेंगे का सखी नोट्स वाली की ना प्रकाश सर के, रहे दे अभी लेवल जाए आराम से, हमें के दोनों गोड़ा। फिर उससे पूछेंगे का मैं कभी जरूरत ना, लास्ट में एग्जाम के समय लेवल जाएगी। 10 लोगों से बात करेंगे, 10 तरीके की बात करेगा। अपने आप से पूछिए कि लेना है कि नहीं लेना है, लेना सही है कि नहीं सही है। जिस दिन आपका मन सही उत्तर देना स्टार्ट कर दे, उस दिन समझिए कि हम अपने आप से बात कर सकते हैं, कोई चीज का डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमको यहाँ जाना अभी जरूरी है कि नहीं है। तो मन कहेगा बैठ जो छोड़ इसे पढ़ाई लिखाई, तो वो मन अभी वैसा नहीं हुआ है। जिस दिन आपका मन कहने लगेगा, सही चीज बताने लगेगा कि हाँ जी ना वहां जाना जरूरी नहीं है,
अभी पैसा का जरूरी है, पापा को ये प्रॉब्लम है, इसलिए अभी घूमना जरूरी नहीं है, घूमते रहेंगे बाद में। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम अपने आप से बातचीत भी कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। तो बाल कृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका किसे कहते हैं? अपने आप से, अपने अंतरात्मा से अवाक होकर पूछिए, बातचीत करिए, वही सबसे अच्छा बातचीत है। अब देखिए, ये तो हो गया सारांश आप लोग का। अब है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का फटाफट आंसर दीजिएगा। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? बातचीत। क्या है? बातचीत। अगला देखिए, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद या धुआं। जो कुछ मन में मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी। आगे, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? याद रखिएगा, उर्वर। ठीक है, उर्वर। कैसा था? उर्वर। आगे आइए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है बातचीत के जरिए। झगड़ा के जरिए मत लिखिएगा, बातचीत के जरिए। ठीक है। आगे, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? बाल कृष्ण भट्ट द्वारा। किसके द्वारा? आगे आइए, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। आलिया भट्ट मत क्लियर करिएगा। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। आगे, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? किसका? बाल कृष्ण भट्ट का। आगे, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है, याद रखिएगा। आगे, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। किस युग के? और काल आए तो आधुनिक काल। ठीक है, युग आए तो भारतेंदु युग। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद अगर किसी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता। आप किसी से वैसा बोलिए कि कोई व्यक्ति आपसे अगर वैसा बोले तो आपको खराब ना लगे। ठीक है, नहीं तो हम किसी को गाली दे रहे हैं और दूसरा इंसान हमको गाली देने लगे तो हमको बुरा लगेगा। तो किसी से बातचीत वैसे करिए, उस तरीके से करिए कि आपसे भी कोई वैसे बात करे तो आपको अच्छा लगे। ठीक है, नहीं तो आप सोच रहे हैं कि हम किसी से कैसा बोल दे, कोई हमसे खूब बढ़िया बढ़िया बात करे। नहीं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जून 1844 को। आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास का। श्रीनिवास दास का। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे, बाल कृष्ण भट्ट लगा देते हैं। आगे, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? दो हम सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, एकदम रस का समुद्र रहेगा, ये सखी तो का सखी। ठीक है। कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग सी माना जाता है? 3। कितना? 3, याद रखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कब निकाला था? 1877 में। आगे आइए, आगे, बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध है, ललित निबंध है। ऑप्शन में निबंध दिया है, लगा दें। आगे, रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? याद रखिएगा, फ्राइडेन। ये जो रॉबिन्स क्रूसो था वो एक तरीके से समझो सब मोगली। मोगली देखिए सब, जंगल में रहता था, जानवरों के साथ रहता था, और फ्राइडेन जंगल जब घूमने गया तो ये मोगली यानी कि रॉबिन्स क्रूसो जो था वो 16 वर्ष का हुआ था, तभी ये मनुष्य को देखा था और आवाज सुना था। ठीक है, तो रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडेन। कितने वर्ष? 16 वर्ष का हो गया था तब। आगे है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट।
आगे आते हैं, अगला जो है बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। आगे आइए, आगे है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? बोले थे ना शुक्ल, ठीक है, चंद्रधर शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आगे आइए, भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? कितने खंडों में? 2 खंडों में। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877। आगे देखिए, अगला जो है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। 27 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100,001 सुजान, 100,001। आगे देखिए, 28 नंबर, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नंदी पाठ। क्या कहते हैं? नंदी पाठ। आगे 29 नंबर, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? वेन जॉनसन, वेन जॉनसन, ठीक है। आगे आइए, आगे ये वाला क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? एडिशन का। एड से याद रखिएगा, एड यानी कि जोड़, एक और एक, ठीक है, जोड़ेंगे यानी कि 2 व्यक्ति, ठीक है। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, किसका कहना है? एडिशन का। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों में, है ना। आगे है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। उसके बाद 34 नंबर, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक्य शक्ति, वाक्य शक्ति, ठीक है। आगे है 35 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? आधुनिक काल के। और किस युग के? तो भारतेंदु युग के। आगे, 100,001 सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। रहा क्या, याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो बाकी क्वेश्चन आंसर तो हम करवाएंगे ही, लेकिन क्वेश्चन आंसर आप लोगों को घर से भी लिख के लाना होगा, ठीक है।